नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ मौसम की विदाई है और रबी मौसम की तैयारी चल रही है। तो रबी की बात करें तो हमारे प्रदेश में जो किसान भाई दलहनी खेती करते हैं उन्हें कौन कौन सी पहले तैयारी करना चाहिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि अक्टूबर से नवंबर में दलहनी फसलों की बुवाई होती है। तो बुवाई के पहले हमारे किसान भाइयों को क्या क्या तैयारी करना चाहिए, कैसे खेत की तैयारी करना चाहिए, कौन कौन से बीज और खाद का चयन करना चाहिए, अगर कीट इत्यादि आ जाए तो पहले से क्या तैयारी करना चाहिए, आज हम आपको इसी संबंध में जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि महाविद्यालय सीहोर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भानु सर। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारे बीच में एक सफल किसान है। हम सफल किसान को इसलिए आपसे मुलाकात कराते हैं ताकि आप उनसे प्रेरणा लें और जानें कि सफल किसान बनने के लिए किसान को कितनी मेहनत करना पड़ता है। तो आपका भी स्वागत है संतोष जी कार्यक्रम में। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खरीफ मौसम की विदाई और रबी मौसम की तैयारी के पूर्व जो किसान भाई दलहनी फसलों की बुवाई करना चाह रहे हैं तो क्या काम करें? सबसे पहले तो जब उनकी खरीफ की फसल की कटाई हो गई है उसका खेत तैयार करना सबसे पहला कार्य है कि खेत तैयार करने के लिए उसके खेत की जुताई कैसे कर लें और पाटा लगा लें और ये भी चयन कर लें कि उनको किस दलहनी फसल की बुआई करनी है। और जिस दलहनी फसल की बुआई करनी है, जैसे मान ली चना है, मटर है या मसूर है, तो उसकी प्रमाणित बीज का ले लें। मतलब अपने पास जो उनके पास जो पहले के भी बीज होते हैं उसको ना उपयोग करके वो बीज रिप्लेस करें और प्रमाणित बीज लें। जो शुद्ध बीज होते हैं तो उससे गुणवत्ता बढ़ती है, तो इसको ज़रूर एश्योर करें कि उनके पास गुणवत्ता युक्त बीज हो और उसके बाद उसकी बुआई करें। डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश में प्रमुख कौन कौन सी दलहनी फसलें हैं? प्रमुख दलहनी फसलों में हमारे सबसे पहले चना है, मसूर है और मटर, जो हम इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसकी बुआई करते हैं। जी, जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसल है चना। लगभग आधे से अधिक भूमि पर किसान मतलब जो दलहनी फसल बोते हैं वो चने ही बोते हैं। इसके बाद नंबर आता है मसूर का, फिर मटर का आता है। तो खेत की तैयारी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी किसान भाई कैसे करें? खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले जैसे जो पुरानी फसलें जो लगी थी उसकी कटाई हो जाती है, तो उसके जो अवशेष है उसको हटा लें वहाँ से। फिर उसके बाद आप सबसे पहले उसकी गहरी जुताई करें। गहरी जुताई ट्रैक्टर से, आप रोटावेटर से उसकी गहरी जुताई करके मिट्टी को पलट सकते हैं 1 से 2 बार, या तो सीधी लाइन में क्रॉस में भी कर सकते हैं उसको कि एक बार सीधा रोटावेटर चला दिया फिर एक बार क्रॉस में, ताकि मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाए अच्छी तरह से और जो भी अवशेष है उसको आप हटा लें वहाँ पे। उसके चाहें तो थोड़ी सी अगर मिट्टी सूखी लगती है तो हल्की सिंचाई करके उसको कर सकते हैं और फिर पाटा लगाकर आप खेत को तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी के बाद अब सबसे बड़ी समस्या रहती है जिस ओर किसानों का ध्यान नहीं होता, कौन सा बीज चयन करना चाहिए? क्या बुवाई के पहले उपचार करना चाहिए? हाँ, बीज उपचार बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे फफूंदनाशक होते हैं उनका उपचार कर सकते हैं। फिर कभी कभी आप जैसे ट्राइकोडर्मा या राइजोबियम, इनसे भी हम उपचार करते हैं उनका। और सबसे मुख्य है कि हम शुद्ध बीज का उपयोग करें। मतलब किसान क्या करते हैं कि अपनी जो फसल पिछले साल की रहती है उसी को यूज़ करते हैं, तो 1-2 साल तक तो ठीक है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो और प्रमाणित बीज लें। प्रमाणित बीज जब हम लेते हैं और उसका चयन करते हैं तो गुणवत्ता अधिक होती है। जब शुद्धता है बीज में अधिक, तो आपको अधिक अच्छी उपज मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रमाणित बीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि प्रमाणित बीज लेकर उसका चयन करें और उससे बुआई करें। किसान भाइयों, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपादति, अर्थात अच्छे खेतों में अच्छे बीज बोकर भरपूर पैदावार लें। हमारे साथ सफल किसान हैं, उन्हीं से मिलते हैं, ये तमाम बातें उनसे जानेंगे। पूरा अपना परिचय दें और आपके पास कितनी भूमि, कौन कौन सी फसल आप उत्पादन लेते हैं? संतोष कुशवाहा, ग्राम बिजलौन से हूँ, जिला सीहोर। 4 एकड़ ज़मीन है, उसमें सब्जी भी लगाते हैं, गेहूँ भी लगाते हैं और देसी खाद भी बढ़िया, उसमें देसी खाद पटकते हैं उसमें। और अभी सब्जी चल रही है, अभी सोयाबीन की कटाई चल रही है। अभी सोयाबीन कटाई के बाद फिर रखाई जुताई चालू करके गेहूँ की तैयारी करेंगे, गेहूँ चने की तैयारी करेंगे उसके लिए। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि खेत की तैयारी करना चाहिए, तो आप खेत की तैयारी कैसे करेंगे? आप एक सफल किसान हैं, थोड़ा बताएं। सर जी,
सोई काटने के बाद उसमें बक्कर चलाते हैं। बक्कर के बाद में जैसे ढीमा कुछ होता है तो रोटावेटर से सही कर लेते हैं उसको। इसके बाद फिर रेलाई चालू कर देते हैं पानी से। रेलाई के बाद फिर गेहूँ मटर जो बोते हैं वो बो देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। अभी इस साल आपका क्या प्लान है? सर ये मटर और गेहूँ का सर, मटर भी लगानी है और गेहूँ भी बोएंगे। अच्छा जी सर। किसान भाइयों, ये भोपाल के एक नज़दीक के किसान हैं और जो भी किसान शहर के पास रहते हैं उन्हें ज़रूर ऐसी नगद आय देने फसल लगाना चाहिए। मटर ऐसी फसल है कि उसको फली तोड़ो और दूसरे दिन सुबह ही जाके आप मंडी में बेचे आओ तो हमारे किसान भाइयों को इससे नगद आय प्राप्त होती है। हम संतोष जी आपसे और भी बात जानेंगे, पर विशेषज्ञ जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर भानु सर जी, खाद और जो उर्वरक है ना, इस ओर किसान भाइयों का ध्यान कम जाता है, तो खाद और उर्वरक प्रबंधन कैसे करना चाहिए? खाद और उर्वरक प्रबंधन की जहाँ तक बात है तो इसमें तो एक तो हम सभी से कहते हैं कि आपके मिट्टी की जांच होनी चाहिए। मिट्टी की जांच अगर आप कराते हैं तो आप सही उर्वरक की मात्रा डिसाइड कर सकते हैं क्या देना है। ऐसे अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो 20, 60 और 20 के रेशियो में जो हमारा नत्रजन हुआ, पोटैश और ये हुआ सर, इसका जो NPK का रेशियो हम कहते हैं 20, 60, 20 के रेशियो में हम इसे देते हैं। और मुख्यतः हम जो नत्रजन देते हैं वो DAP के माध्यम से दलहनी फसलों में देते हैं। यूरिया का कम प्रयोग करते हैं और DAP के माध्यम से इसे देते हैं। तो ये ध्यान रखें कि 20, 60, 20 जो है एक है, लेकिन अगर आप मिट्टी की जांच कराकर उसके बाद उर्वरक को देते हैं तो हो सकता है आपकी मिट्टी की उर्वरकता अधिक हो तो कम खाद की आवश्यकता होगी। अगर मिट्टी की उर्वरकता कम है तो थोड़ा खाद की, तो मिट्टी की जाँच जरूर कराएं और उसके अनुसार उर्वरक को दें। अभी आपने ये बताया कि नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं रहती, अर्थात यूरिया की, तो क्यों नहीं रहती यूरिया की ज़रूरत? यूरिया के माध्यम से नहीं देते क्योंकि हम DAP देते हैं इसमें, क्योंकि उसमें फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है जो हम 20, 60, 20 की बात करें। तो यूरिया की जगह पे जब हम दलहनी फसलों को कर रहे हैं तो हम इसमें जाते हैं यहाँ पे 20 DAP के माध्यम से, क्योंकि दलहनी फसलों में खुद भी नत्रजन का संचार करने की क्षमता होती है। तो नत्रजन की रिक्वायरमेंट कम होती है और फास्फोरस, और यूरिया में क्या है, नत्रजन की मात्रा अधिक होती है तो उसको हम कम करते हैं। तो नत्रजन अधिक न देकर हम फास्फोरस अधिक देते हैं, तो इसलिए हम DAP का इस्तेमाल करें। तो जो हम खाद देते हैं बुआई के समय वो DAP के माध्यम से उसको दें। अंत में आप हमारे किसान भाइयों को कोई महत्वपूर्ण सलाह है तो देना चाहें तो पूरे प्रदेश के और देश के किसान आप कुछ सुन रहे हैं, आप बताएं। देश के किसानों से यही कहेंगे और प्रदेश के किसानों को कि ये दलहनी फसलों का बहुत अच्छा महत्व है और हमारे राज्य में तो दलहनी फसलों की उपज बहुत ज़्यादा है। तो आप रबी में या खरीफ में दलहनी फसलों का उपयोग कर सकते हैं और जिस तरह से वैज्ञानिक खेती के तरीके बताए गए हैं इसको उपयोग में लाएं। जैसे सिंचाई है या जो आपका उर्वरक का प्रबंधन है उसको ज़रूर करें। मिट्टी की जाँच अवश्य कराएं, उसके अनुसार ही उर्वरक दें। इसके अलावा आप मैकेनिकल हार्वेस्टिंग जिसकी हम बात करते हैं कि आपकी जो मशीन से कटाई, ऐसी प्रजातियाँ भी अब आ गई हैं तो उसका उपयोग करें। जैसे चने में ऐसी मशीन से कटने वाली प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, उसको कर सकते हैं। तो अगर आप बड़े पैमाने पे इसकी बुआई कर रहे हैं तो आप मशीन से काट सकते हैं, वहाँ भी आपकी लागत कम हो जाएगी और आप मुनाफा अधिक पा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं और शोध नए नए हो रहे हैं, नई प्रजातियाँ आ रही हैं। आप जुड़े रहें वैज्ञानिकों से और इस तरह के प्रसार माध्यम से, ताकि आपको जानकारी ये मिलती रहे कि नया क्या है, कौन सी नई प्रजातियां आ रही हैं और उसको उपयोग करें। और सबसे बड़ी बात कि गुणवत्ता युक्त बीज का प्रयोग करें आप, तो ताकि गुणवत्ता युक्त बीज, जब आप बीज शुद्ध लेंगे तो आपकी उपज अच्छी होगी। तो प्रमाणित बीज की तरफ जाएं, प्रमाणित बीज का उपयोग करें और गुणवत्ता युक्त बीज पे आप विशेष ध्यान दें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को समय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हम कामना करेंगे कि किसान आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सफलता की यशोगाथा में आज की कहानी प्रगतिशील किसान राहुल गौड़ की। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के छोटे से गांव चीरखेड़ी में रहने वाले राहुल गौड़ आज पूरे क्षेत्र के लिए मिसाल बन चुके हैं। कभी परंपरागत खेती करने वाला यह नौजवान आज आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक पद्धतियों का संगम बन चुका है। राहुल का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही मिट्टी की महक, फसलों की हरियाली और खेतों की मेहनत उनके जीवन का हिस्सा रही। स्कूल की छुट्टियों में जब वह खेलते थे, राहुल अपने पिता के साथ खेत में जाते। बीज बोना, पानी देना और पौधों की देखभाल करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। हमारे गांव में पहले 8वीं तक स्कूल हुआ करता था, हाई सेकेंडरी स्कूल अब 10वीं तक हो गया है और गांव में ही ग्राम पंचायत भी है। खेती 2 हेक्टेयर है मेरे पास। स्कूल भी जाते थे और स्कूल से आने के बाद हमें खेतों में थोड़ा बहुत जो भी सहयोग होता था हमसे, वो सहयोग भी करते थे और देखते देखते ही सारे काम मतलब हमने सीखे हैं पापा को देखते देखते। उसी में मैं खेती वेती करता रहता हूँ और जैसे कि दाल वगैरह उगाना, चना और अपना ये मटर के अलावा गेहूँ के अलावा और क्या ये अपने राहर वगैरह, धान वगैरह, ये इन सारी चीज़ों को हम खेती करते हैं। समय के साथ राहुल ने महसूस किया खेती में केवल मेहनत ही नहीं, ज्ञान और तकनीक की भी उतनी ही जरूरत है। उन्होंने कृषि विभाग से जुड़कर नई नई तकनीकों को भी सीखा। ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद बनाना, मिट्टी परीक्षण और फसल चक्र जैसी विधियां अपनाई। नई तकनीकों से राहुल ने न केवल अपनी लागत घटाई बल्कि उत्पादन भी बढ़ाया। खेत की मिट्टी पहले से ज्यादा उपजाऊ होने लगी और रासायनिक खाद पर निर्भरता घटने लगी। राहुल ने अपने गांव में कई कृषि संगोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। वे किसानों को बताते हैं, प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी साथी है, हमें उसी के साथ मिलकर खेती करनी चाहिए। उनका उद्देश्य खेती को टिकाऊ बनाना, रासायनिक दवाओं और खादों का उपयोग कम करना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। हम पहले 15 साल पहले से खेती करते हुए आ रहे हैं, हमारे पिताजी, और साथ में हम भी सहयोग करते आ रहे हैं उसमें। तो पहले हमारे पिताजी के समय पे 15 साल पहले तालाब वगैरह नहीं था हमारे पास और जितना हम उसमें बोते थे उतना ही निकलता था। इससे हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और घर चलाने में भी काफ़ी परेशानी और दिक्कत आती थी। फिर हमारे पिताजी और हम दोनों भाइयों के दिमाग में आया कि क्यों ना अपन एक तालाब खुदवाएं जिससे कि अपनी सिंचाई हो जाए अच्छे तरीके से, उससे अपन उपज भी मिल सके। और बस दिमाग में आया, हमने एक तालाब खुदवा लिया और तालाब खुदवाने के बाद हमको इससे अच्छी पैदावारी मिलने लगी है। चना, मटर, गेहूँ, धान जैसी आदि फसलें करते हैं। ये दलहनी फसलों में अपन को जैसा कोई भी दलहनी फसल भाई, जैसे चाहे चना हो, मटर हो, अपना उसमें पानी तो वैसे ही कम लगता है दलहनी फसलों में और पैदावार अच्छी हो जाती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें अपने प्रॉफिट भी मिलता है। कि जैसे मैं उन्नतशील किसान हूँ, तो जैसे मैं कृषि विभाग से भी जो योजनाएं मिली हैं मुझे और मैंने किसानों को भी दिलवाया हूँ, तो उसमें मेरा यही कहना है कि जैसे मैं खेती कर रहा हूँ वैसे भी और किसान खेती करें। और जैसे और भी योजनाएं हैं, जैसे अपनी मोबाइल से कोई भी कृषि विभाग की जानकारी ले लो मोबाइल से, गूगल पे जाके, और अपना अधिकारियों से भी मैं परिचित हूँ, तो मैं कृषि विभाग के अधिकारियों से ही परिचित करके उनको किसान संगोष्ठी करवाता हूँ और कई योजनाओं का लाभ दिलवाया मैंने। जैसे अपना बीज हुआ, दलहनी फसलें हुई, या फिर अपनी और भी जानकारी है जैसे प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दिलाना, कैसे प्राकृतिक खेती करना है, क्या उसके फ़ायदे हैं। और इसके अलावा अपन क्या बोलते हैं, ये खाद जो बनता है अपने जैविक खाद, वो कैसे बनता है, नीम, अपना गौमूत्र, गोबर खाद कैसे बनता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने किसानों तक जानकारी पहुंचाई है। और किसानों से मेरा यही आग्रह है और किसानों से मेरा यही कहना है
कि एक ही फसल पे कभी निर्भर ना रहें, अलग अलग फसल चक्र चलाते रहें। तो उससे क्या है पैदावारी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और अच्छी पैदावारी मिल जाती है, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। और दलहनी फसलों का भी मैं कहूँगा कि भाई अपने प्रधानमंत्री ने 10-11 तारीख को जो हम दिल्ली कार्यक्रम में गए थे, तो उसमें उन्होंने पल्स के बारे में जोर डाला है कि किसानों को जहाँ पे पानी की ज़्यादा समस्या है, पानी कम है, तो उन किसानों को दलहनी फसलों लगाना चाहिए, ताकि उनसे कम पानी दे के अपन को पैदावारी अच्छी मिल सके और प्रॉफिट मिल सके। और प्राकृतिक खेती के बारे में भी बोला था, और प्राकृतिक खेती अपनाए। जैसे किसी के पास यदि 1 हेक्टेयर है तो वो एक मतलब छोटे सी जगह में जाके और वो प्राकृतिक खेती कर ले और उसको बढ़ाते बढ़ाते अपने आने वाले समय पर पूरे में ले जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको एक अच्छी सुधरी हुई खेती उन्हें मिल सके। धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी राहुल के साथ जुड़ने लगे। अब छीरखेड़ी गांव में मॉडल ग्राम बनता जा रहा है, जहां किसान जैविक तरीकों से खेती कर रहे हैं। राहुल केवल खेती तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने पशुपालन को भी अपना कृषि का अभिन्न हिस्सा बनाया। उनके पास कई देशी नस्ल की गायें हैं, जिनका दूध तो शुद्ध ही है। साथ ही उनके गोबर और गौमूत्र से राहुल जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करते हैं, जो उनकी प्राकृतिक खेती की रीढ़ बन गए हैं। राहुल की मेहनत और लगन ने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एक अवसर पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले। मोदी जी ने उनसे दलहनी फसलों के महत्व के बारे में चर्चा की। कैसे ये फसलें मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती हैं, कम पानी में तैयार हो जाती हैं और किसानों को अच्छा मुनाफा देती हैं। और राहुल ने भी प्रधानमंत्री जी की बात को दिल से अपनाया। उन्होंने मूंग, उड़द और चना जैसी दलहनी फसलों को अपने खेतों में लगाना शुरू किया। परिणाम चौंकाने वाले रहे। कम पानी, कम लागत और ज़्यादा मुनाफा। आज राहुल इन फसलों से न केवल आर्थिक लाभ कमा रहे हैं, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार ला रहे हैं। जैसे कि बीज हुए, प्रमाणित बीज जो आते हैं, चाहे वो चने का हो या गेहूं का हो या फिर अपना धान का हो, और इसके अलावा वहाँ से मतलब बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं कि अगर अपन किसी भी चीज़ की बुआई करते हैं तो उसमें बीज उपचार करके ही बोना चाहिए। अपने बहुत सी उपकरणें हो गई हैं किसानी से जुड़ी हुई, जैसे कि मैंने अपने घर में आटा चक्की भी है छोटी घरेलू के लिए, जो उसमें मैं अपना आटा की पिसाई भी कर लेते हैं उसमें, ताकि अपना घर का जो भी है चल सके। और इसके अलावा ट्रैक्टर भी है, तो ट्रैक्टर से भी बहुत कुछ फ़ायदा हुए हैं खेती में। राहुल गौड़ आज गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वे बताते हैं, खेती अब पुरानी बात नहीं, यह एक आधुनिक व्यवसाय है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके अपनाएं तो किसान देश का सबसे सफल उद्यमी बन सकता है। राहुल ने यह साबित किया कि नई सोच और मेहनत से गांव का किसान भी अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। किसान के लिए पशुपालन तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और पशुपालन करना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है जिसके पास खेत है वही करे, अन्य व्यक्ति कोई भी जो मजदूर वर्ग का रहता है वो भी पशुपालन कर सकता है। और पशुपालन से बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अपना पशुपालन से अपनों को दूध मिलता है, दूध से अपन कई मिठाइयाँ, मक्खन, मलाई जो भी होता है एकदम शुद्ध मिल जाता है। और उससे और इसके अलावा अपन अगर अपने पास भाई 4 गाय हैं तो उससे दूध भी बढ़िया हो जाता है, और दूध बढ़िया होने के बाद अपन उसको बेच के अपना घर भी चला सकते हैं मजदूर वर्ग के व्यक्ति। और उससे अपना गौ पालन से अपना ये भी है कि जैविक खाद बन जाता है भाई, उससे अपने गोबर से, गौमूत्र से, और इससे ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो उससे अपन जैविक खेती कर सकते हैं। तो एक धन धान योजना और दूसरा अपना दलहन का आत्मनिर्भरता मिशन के हम अपने प्रधानमंत्री से एकदम रूबरू होंगे और खेती से जुड़ी कुछ बातें सीखने को भी मिलेंगी अपने प्रधानमंत्री जी से, और उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत मतलब धन्य धान और अपने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में जानकारी भी दी उन्होंने। खास करके यही 2 ही चीज़ों में ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था कि भाई दलहनी फसलें अपनाएं और कम पानी में अच्छी पैदावार करें और एक अच्छे किसान के रूप में आप कार्य करते रहें। आज छीरखेड़ी गांव का नाम विदिशा जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। राहुल गौड़ की कहानी
हमें ये सिखाती है बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है। तकनीक और परंपरा का संगम ही भविष्य की खेती है और जब किसान जागरूक होता है तो गांव समृद्ध बनता है। राहुल गौड़ एक ऐसा किसान जिसने मिट्टी को सोना बनाया और खेती को फिर से सम्मान दिलाया। सफलता की यशोगाथा में आज की कहानी थी राहुल गौड़ के बारे में। किसान भाइयों, अब वक्त है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचार। किसानों का हित सर्वोपरि, मंडी शुल्क की चोरी पर कड़ी कार्रवाई, गेहूं की फसल में सिंचाई की अवस्थाएं, प्याज की खेती और धान के खाली खेतों को उपजाऊ बना। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अन्नदाताओं का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। किसानों को हर हाल में 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बुधवार को जारी संदेश में यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जिस सर्कुलर को लेकर जन सामान्य में गलतफहमी पैदा हुई है, उस विवादित सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही विवादित सर्कुलर मामले से जुड़े संबंधित चीफ इंजीनियर को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में संवेदनशील और किसान हितैषी सरकार काबिज है। किसानों के समग्र उत्थान के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर कृषि उपज का क्रय विक्रय कर मंडी शुल्क की चोरी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री कुमार पुरुषोत्तम ने सभी आंचलिक अधिकारियों को ऐसे प्रकरणों की जांच कर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रबंध संचालक श्री पुरुषोत्तम ने निर्देश दिए कि कुछ व्यापारियों और परिवहनकर्ताओं द्वारा मंडी शुल्क की चोरी कर मूंगफली का क्रय विक्रय किया जा रहा है। इसके लिए उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज, बिल, बिल्टी, अनुज्ञा पत्र तैयार कर मंडी शुल्क की चोरी की गई है। मंडी बोर्ड द्वारा इस तरह के क्रय विक्रय पर नजर रखने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए थे। गेहूं की फसल को 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिनों बाद करें, यानी रेशे वाली जड़ निकलते समय। दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिनों बाद करें, यानी कल्ले निकलने की अवस्था में। तीसरी सिंचाई बुआई के 60 से 65 दिनों बाद करें, यानी गांठ बनने की अवस्था में। चौथी सिंचाई बुआई के 80 से 95 दिनों बाद, यानी बाली आने की अवस्था में करें। और पांचवी सिंचाई बुआई के 100 से 105 दिनों बाद, यानी दानों की दूधिया अवस्था में करें। छठी सिंचाई बुआई के 120 से 125 दिनों पर, यानी दाना पकने की अवस्था में आवश्यकता होने पर करें। प्याज के बीजों की नर्सरी में बुआई नवंबर माह के मध्य तक कर सकते हैं। प्याज की लाल रंग की प्रजातियों में पूसा रेड, पूसा माधवी, अर्का निकेतन, पंजाब सिलेक्शन, N2 एग्री फाउंड लाइट रेड एवं सफेद रंग की प्रजातियों में पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट मुख्य हैं। इसकी नर्सरी में बुआई के लिए 4 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ती है। धान की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेषों का ठीक ढंग से प्रबंध करके हम जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं। अधिकतर किसान भाई खेत में फसल अवशेषों को जला देते हैं। इससे जमीन का तापमान बढ़ने से खेत की मिट्टी प्रभावित होने के साथ साथ जमीन में मौजूद लाभदायक जीवाणु भी मर जाते हैं। साथ ही इन अवशेषों से मिट्टी को होने वाले जीवांश पदार्थ भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। धान की कटाई के बाद नमी की अवस्था में खेतों में 15 से 20 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर का भुरकाव करके मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें। इससे ये फसल अवशेष जल्दी गल सड़ जाएंगे तथा मिट्टी में जीवांश की मात्रा में बढ़ोतरी होने के साथ साथ खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। साथ ही मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। फसलों की कम पानी और कम समय में अच्छी सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सबसे अच्छा साधन है। इस विधि में सिंचाई क्यारियों में न करके पाइप व नोजलों के माध्यम से फसल पर वर्षा के रूप में सिंचाई की जाती है। इस विधि से खेत के ऊंचे नीचे रेतीले पथरीले हर क्षेत्र में आसानी से सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर की सिंचाई में पानी तो बचता ही है, मिट्टी के कटाव होने से खेत को बचाया जा सकता है। क्यारियों या बहाव विधि की तुलना में स्प्रिंकलर सिंचाई से 40% तक पानी की बचत होती है। साथ ही फसलों को भी नुकसान नहीं होता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो आज हम चर्चा कर रहे थे दलहनी फसलों की, उसमें प्रमुख फसल थी चना और मसूर। तो पहले आप खेत की तैयारी करें, अच्छा बीज लें, समय पे खाद अपने घर रख लें और बीज की जो दर है वो भी ठीक रखें। साथ में कतार से कतार की दूरी बढ़िया रखें
निश्चित तौर से उत्पादन बढ़ेगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ अगले कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।